नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे शेरशाह का प्रारंभिक जीवन और विजय। इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट में लेकर आऊँगी क्योंकि एक साथ पूरे टॉपिक को डिस्कस करना संभव नहीं है एक वीडियो में, इसीलिए मैं 3 पार्ट लेकर आऊँगी। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप फॉलो करें। जैसे फर्स्ट पार्ट ये है और फर्स्ट पार्ट में हमने लिया शेरशाह का प्रारंभिक जीवन और विजय, यानी दिल्ली सल्तनत प्राप्त करने के पहले उसकी प्रारंभिक जीवनी तो आ ही जाएगी, साथ ही दिल्ली सल्तनत के पहले उसने जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था, उसने जो विजय हासिल किए थे, उसके बारे में आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे। फिर शेरशाह का पार्ट 2 जो आएगा तो उसमें अब शेरशाह का साम्राज्य विस्तार देखेंगे। कब का साम्राज्य विस्तार? दिल्ली सल्तनत प्राप्त करने के बाद, दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के बाद शेरशाह का साम्राज्य विस्तार। और थर्ड पार्ट जो आएगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात और बताऊं कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हुमायूं, बाबर की उपलब्धियां। तो यदि आप मिस कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वो है मुगल पीरियड के क्लासेस। तो मुगल पीरियड के क्लासेस मिस ना कीजिए। इसके सारे शासक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये टॉपिक सब है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये शेरशाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले मैं शेरशाह के बारे में कुछ ऐसे बातें बताना चाहती हूं, जैसे कि शेरशाह जो था वो हुमायूं से भी बड़ा था। वो उसके पिता बाबर के शासन काल में ही उसके सैनिक पद पर था। अब फिर वो बाबर के साथ युद्ध भी किया था, और इस युद्ध में बाबर ने शेर खां को माफ़ कर दिया था, और फिर से उसे, जैसे घाघरा का युद्ध हुआ, उस युद्ध में शेर खां को पराजित भी किया था और उन्हें माफ़ भी कर दिया था। लेकिन वो शेरशाह या अफगान शासक जो थे चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वो पूरी तैयारी के साथ एक ऐसी समय को ढूंढ रहे थे जब वो ऐसी परिस्थिति का इंतजार कर रहे थे जब वो फिर से दिल्ली सल्तनत को हासिल कर सके। ओके, तो अफगान जाति स्वभाव से ही क्रूर और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। अफगान जाति बाबर के द्वारा पानीपत और घाघरा के युद्ध में पराजित होने पर भी हिम्मत नहीं आ रही। आपको ये भी बताऊंगी कि सूर्यवंश का जो शासन स्थापित हुआ, सूर्यवंश का शासन जो स्थापित हुआ दिल्ली पर, वो ये शेरशाह सूरी दूसरा शासक था। और पहला कौन था? इब्राहिम लोदी, वो भी अफगान शासक ही था। तो आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। घाघरा के युद्ध में बहुत सारे अफगान शासक पराजित हुए थे, उसमें से शेरशाह भी था। शेरशाह ने पराजित तो हुआ और बाबर ने उसे माफ़ भी कर दिया, लेकिन जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो ये फिर से युद्ध क्षेत्र में उतर आया। तो देखिए, पहले गद्दी हासिल करने से पहले ये इसके क्या उपलब्धियां ये हासिल करता है शेरशाह, उसके बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह पराजित होने के बाद धैर्य नहीं आ रहा। वह धैर्यपूर्वक अवसर और नेतृत्व का बाट जोह रहा था। जब संयोग से शेर खां जैसे योग्य सेनानायक का उदय हुआ तो देश में बिखरे हुए असंतुष्ट अफगान उसके झंडे के नीचे आ गए, और शेर खां हुमायूं को निर्वासित कर पुनः भारतवर्ष के अफगान सत्ता स्थापित कर सूरी साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। शेर वंश किस वंश का था? शेरशाह सूरी वंश का था। तो शेरशाह का हमने टाइमिंग नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ, मैं लिखना भूल गई। शेरशाह का टाइमिंग जो है, या ये कहे कि सूर्यवंश का और शेरशाह का, ये है 1540 से 1555। कब से कब तक है? ये है 1540 से 1555 है सूर्यवंश का शासनकाल या सूर्यवंश की अवधि। यदि हम शेरशाह की अवधि कहें तो 1540 से 1545।
1540 में वो गद्दी हासिल करता है, दिल्ली सल्तनत पर बैठता है और 45 में उसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर के युद्ध में। ओके, तो आप लिख लीजिए, मैं लिखना भूल गई हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेर खां का प्रारंभिक जीवन। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे खा के ऊपर अनुस्वार होगा, मैं देना भूल गई, तो आप कर लीजिएगा। अगर ऐसे लिखिएगा तो अशुद्ध होगा। शेर खां का बचपन का नाम था फरीद खां। उसके पिता का नाम क्या था? हसन खां। हसन खां ने कई शादियां की थी, लेकिन हसन खां के अफगान पत्नी से शेर खां का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1486 ईस्वी में। हिसार फिरोज का एक जगह था नारनौल, उसी स्थान पर शेरशाह का जन्म हुआ था। शेर खां आगे चलकर परिवार से असंतुष्ट हो गया था, क्योंकि उसके पिता जो थे कई शादियां किए थे और इस कारण से उसकी माँ जो थी सौतेली माँ थी, तो उनका पारिवारिक जीवन जो था कलहमय था। तो उससे वो ऊब कर असंतुष्ट होकर वो जौनपुर चले गए। जौनपुर गया तो उसके लिए यह वरदान साबित हुआ, क्योंकि उस समय जौनपुर जो था शिक्षा का केंद्र था और शेरशाह वहाँ जाकर अरबी, फारसी और कई भाषाओं का ज्ञाता बन गया, विद्वान बन गया। और इसके बाद से जब वो शिक्षा ग्रहण कर लिया तो बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने लगा और इस तरह उसके नौकरी से प्रसन्न होकर, या ये कहे कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बहार खां ने उसे अपने यहाँ रखा और बहुत प्रसन्न हुआ। एक बार की बात है कि शेर खां ने एक शेर को मार दिया। शिकार करते समय एक ही बार में एक शेर को मार दिया, तब से उसका नाम शेर खां पड़ा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से उसके प्रारंभिक जीवन अनेक उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता रहा। शेर खां ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। आगे चलकर उसने अपने साहस का परिचय देते हुए जलाल खां को भगाकर दक्षिण बिहार का शासक बन बैठा। अब इसकी भी कहानी लंबी है, मैं इसमें अगर कहने लगूँ आपके बताने लगूँ इसके जो फैक्ट है कि वो कैसे दक्षिण बिहार का शासक बना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेंगे, फिर कभी मैं बताऊंगी। बस आप, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो है हुमायूं के साथ उसके संघर्ष पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसके कैसे वो मुगलों को वहाँ से दिल्ली सल्तनत से पराजित कर कैसे दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करता है। तो इसीलिए हम लोग इधर बिहार के साइड में ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस इतना ही समझिए कि वो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे वो दक्षिण बिहार का शासक बन बैठा। और वहाँ दक्षिण बिहार का शासक बनने के बाद शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण कर राज्य काज चलाने लगा। बिहार का दायित्व संभालने के बाद उसके भाग्य का सितारा चमक उठा। उसने 1530 ईस्वी में चुनार दुर्ग के शासक तेज खां की विधवा लाड मलिक से शादी किया। चुनार का दुर्ग था एक, वहाँ उसकी तेज खां से युद्ध हुआ और तेज खां की मृत्यु के बाद वह उसकी विधवा लाड मलिक जो थी उससे शादी कर लिया। इससे उसको चुनार का दुर्ग और बहुत सारी संपत्ति प्राप्त हुई। उसके बाद शेर खां ने गाजीपुर के नासिर खां नुहानी की विधवा पत्नी गौहर और बीबी फतेह मलिका से शादी करने पर शेर खां को बहुत सी संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे उसने सैनिक संगठन सुदृढ़ कर अपने कामयाबी को हासिल किया। तो एक तो अपनी चतुराई से, क्योंकि उस शेर खां का जो मुख्य प्रतिद्वंदी था वो था हुमायूं। तो वो इस तरह से अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा, छल कपट के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और अपने अधिकार करने के बाद, अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद कैसे वो आ जाता है हुमायूं के सामने, और उसमें जो युद्ध होता है तो वो दिल्ली सल्तनत हासिल करने के लिए होता है। अब हम देखेंगे अब किस तरह से शेर खां अपनी शक्ति और अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद
हुमायूं के साथ संघर्षों में उलझता है। शेर शाह का हुमायूं के साथ पहला संघर्ष, क्योंकि शेर शाह का हुमायूं के साथ अनेक युद्ध होते हैं, अनेक निर्णायक युद्ध भी होते हैं। तो अब यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे जब सबसे पहले शेर शाह का हुमायूं के साथ पहला संघर्ष कब हुआ था। आपको ये भी होना चाहिए कि शेर शाह 40 से 45 एज ए सल्तनत शासक के दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में उसका कार्यकाल है 1540 से 1545, और सूर्यवंश का कब से कब है 1540 से 1555। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। शेर शाह का हुमायूं के साथ पहला संघर्ष चुनार के दुर्ग जो शेर खां के अधिकार में था पर 1531 ईस्वी में हुमायूं ने आक्रमण कर किले की 4 माह तक घेराबंदी की। चुनार का जो दुर्ग था वो बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसीलिए हुमायूं ने आक्रमण किया, चढ़ाई किया और 4 महीने तक किले की किलाबंदी करके रखी। लेकिन जब शेर खां को असफलता नजर आने लगा, शेर खां को जब लगने लगा कि वो असफल हो जाएगा, तब उसने अपनी उदार भाव को प्रस्तुत करते हुए समझौते का हाथ बढ़ाया और इस तरह से हुमायूं के साथ संधि कर लिया और इस संधि से समझौता कर लिया। और समझौते के तहत उसने अपने बेटे कुतुब को, मैं हुमायूं वाले चैप्टर में भी हमने ये कल के लेक्चर में बताया था आपको कि कैसे वो हुमायूं की सेवा में अपने बेटे कुतुब को एक सैन्य शक्ति के साथ भेजा और वो उसका बेटा उसके दरबार में रहने लगा। और इसके बदले में उदारतापूर्वक हुमायूं ने चुनार के दुर्ग को शेर शाह के हाथों में ही रहने दिया और इस तरह से वो वापस लौट गया हुमायूं। और जब वो हुमायूं चुनार के दुर्ग को शेर खां के हाथों में सौंपकर काल्पनिक सुरक्षा की नींद सो रहा था, उसे लगा कि अब सारी परेशानियां जो है दूर हो गई, अब सारे शत्रु जो हैं समाप्त हो गए, अब वो बहुत आराम से चैन की नींद सो रहा था। तब शेर खां ने धक्के से पुनः शक्ति प्राप्त कर ली, यानी कि इस समय तो वो बड़ी ही चतुराई के साथ वो समझौता किया था। वो समझौता तो एक तरह से तो अपने लिए वो एक टाइम बना रहा था ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत करे, और ये टाइम उसे मिल गया, ये समय उसे मिल गया और इस समय उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। उधर हुमायूं मौज मस्ती में समय बिताता रहा और ये अपनी शक्ति को मजबूत करने में समय लगाता रहा और आखिरकार वो समय आया और उसने धक्के से पुनः शक्ति प्राप्त कर ली और चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और इस तरह से हुमायूं और शेर शाह के बीच आजन्म शत्रुता का बीज बोया गया। फिर आगे चलते हैं। बंगाल, बिहार और सूरजगढ़ पर अधिकार। 1533 ईस्वी में सुल्तान महमूद शाह ने शेर शाह पर आक्रमण किया। इस युद्ध में बंगाल सेना शेर खां के हाथों पराजित हुई। इस विजय से शेर खां को सूरजगढ़ का क्षेत्र और बहुत सारा माल प्राप्त हुआ। पुनः 1535 ईस्वी में शेर खां और बंगाल के सैनिकों का मुंगेर के पास सूरजगढ़ के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां का विजय हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण था। 1537 ईस्वी में शेर खां ने तीसरी बार बंगाल पर आक्रमण कर गौड़ पर अधिकार कर बंगाल और बिहार पर एक छत्र शासक बन गया। ओके, तो इस तरह से बंगाल और बिहार और सूरजगढ़ पर शेर शाह का शासन हो गया। अब हम देखते हैं रोहतास पर अधिकार। रोहतास पर जिस तरह से शेर शाह ने अधिकार किया था वो बहुत ही इतिहास में निंदनीय व्यवहार था। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी, मैं तो यहाँ 2 लाइन में ही आपके लिए लिखी हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगी। शेर खां ने रोहतास के शासक चिंतामणि से विश्वासघात कर रोहतास के किले पर अधिकार कर लिया। शेर खां रोहतास पर अधिकार करने वाला पहला शासक था। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जब चुनार पर शेर खां ने अपना अधिकार कर लिया तो उसके बाद से रोहतास के राजा और उसका मंत्री चिंतामणि या चूड़ामन शेर खां का मित्र थे। यानी रोहतास के जो राजा थे उसके मंत्री जो थे
चिंतामणि या चूड़ामन भी कहा जाता है, वो उनके मित्र थे। तो चिंतामणि ने शेर खां के भाई निजाम के साथ काफ़ी उदारता दिखलाई थी। एक समय था जब शेर खां का भाई निजाम खां था, उसके साथ उदारता दिखलाई थी, उसकी बहुत मदद भी की थी। किसने? रोहतास के शासक के मंत्री ने, या ये कहे कि रोहतास के शासक ने। लेकिन शेर खां ने कठिनाई के समय में अपने परिवार के सदस्यों और धन की रक्षा के नाम पर रोहतास का किला शेर खां, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि कैसे शेर खां चिंतामणि के पास गया और ये बोला कि उसका परिवार जो है, यानी कि शेर खां का परिवार जो है, मुश्किल घड़ी में है, कठिनाई में समय बिता रहे हैं, इसीलिए आप हमें कुछ दिनों के लिए अपना किला हमें दे, हम उसे सुरक्षित रखेंगे। तो चिंतामणि उसका अनन्य मित्र था, उसने किला शेर शाह के हाथों में सौंप दिया और सौंप कर अपनी सेना वहाँ से हटा लिया। जब वो सेना हटा लिया और सौंप कर वो वहाँ से चला गया और दुर्ग सौंप दिया किसके हाथों में? शेर शाह के हाथों में। तब शेर शाह ने विश्वासघात करके रोहतास के किले पर अपना अधिकार कर लिया और अपने सैन्य शासन बैठा दिए। और ये इस तरह से विश्वासघात के द्वारा रोहतास के किले पर शेर शाह ने अधिकार कर लिया। ओके, और इस तरह से रोहतास पर अधिकार करने वाला शेर शाह पहला मुस्लिम शासक था। फिर आगे बढ़ते हैं। चुनार और गौड़ पर हुमायूं का आक्रमण। बंगाल और बिहार में शेर खां की प्रगति का समाचार पाकर हुमायूं की चिंता बढ़ी। इधर शेर खां और रोहतास पर अधिकार कर अपनी शक्ति बढ़ा ली शेर खां ने। हुमायूं ने सबसे पहले चुनार के दुर्ग पर आक्रमण किया और 6 महीने के बाद दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। जब देखा कि शेर खां इतनी प्रगति कर रहा है तो फिर वो आया चुनार पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी कर लिया। चुनार विजय के बाद हुमायूं शेर खां के साथ समझौता करने की बात सोच रहा था। वह शेर खां को अपनी अधीनता स्वीकार करने के बदले बंगाल और गौड़ का मालिक बनना चाहता था। वो चाहता था कि फिर से शेर खां उसके साथ समझौता कर ले और बंगाल और गौड़ का जो प्रदेश है वो हुमायूं को दे दे। लेकिन इसी बीच और बदले में शेर खां भी 10 लाख वार्षिक कर देना मंजूर कर लिया था। परंतु जब बंगाल के महमूद शाह का दूत हुमायूं के पास सैनिक सहायता के लिए पहुंचा और वस्तु स्थिति की जानकारी दी तो उसने शेर खां के साथ समझौता अस्वीकार कर गौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया और इस तरह से गौड़ पर विजय हासिल भी कर लिया। किसने? हुमायूं। और शेर शाह की हार हो गई। 8 महीने तक हुमायूं गौड़ में ही रहा और इस तरह से अपने समय का दुरुपयोग करता रहा। और इधर दिल्ली सल्तनत पर अपने नजर गड़ाए हुए था शेर शाह और अपनी पूरी तैयारी सैन्य व्यवस्था को मजबूत कर रहा था। और हुमायूं कहाँ था? गौड़ में था। अब हम आते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को। हुमायूं द्वारा गौड़ विजय से जो क्षति शेर खां को हुई थी, शेर खां ने बिहार और जौनपुर को लूटकर वो पूरा कर लिया। 8 महीने की अवधि तक शेर खां ने बिना किसी बाधा के जौनपुर, बनारस, कन्नौज, संभल आदि कई स्थानों पर अधिकार कर लिया। जब हुमायूं को शेर खां की प्रगति की सूचना मिली तब उसने गौड़ से बिहार की ओर प्रस्थान किया। जब वो प्रस्थान किया गौड़ से बिहार की तरफ तो शेर शाह ने बहुत कोशिश की कि वो रास्ते में ही हुमायूं को रोक दे, लेकिन वो असफल हो गया। और इस तरह से 25 जून 1539 को चौसा के मैदान में हुमायूं और शेर खां के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं घायल होकर भाग गया और शेर खां विजयी हुआ। चौसा विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। विजय के बाद वह साधारण सामंत से बढ़कर दिल्ली सल्तनत का सम्राट बनने का स्वप्न देखने लगा। तो इस तरह से एक तरह से तो यह निर्णायक युद्ध था, लेकिन जब इसे ठप्पा कब लगा कि वो रियल में दिल्ली सल्तनत का सम्राट बन गया, कौन? शेर शाह, तो इसका अगला युद्ध था, वो था कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। हुमायूं के कमजोरी का लाभ उठाकर शेर खां ने 17 मई 1540 ईस्वी को मुगल सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई। उसे विवशता में दिल्ली और आगरा छोड़कर पूरे 15 वर्ष निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। कन्नौज के युद्ध में यूँ हुआ, मैं आपकी थोड़ी सी इसकी स्टोरी अंदर की बात बता देती हूँ।
ये बात हुआ कि बहुत दिनों तक हुमायूं इस आशा में रहा कि उसे उसके भाई मदद करेंगे, लेकिन उसके भाई जो थे बहुत ही दुष्ट थे और उन्होंने हुमायूं की कोई मदद नहीं की। जब हुमायूं के भाइयों ने शेर खां कोई मदद नहीं की हुमायूं की, तब शेर खां ने उत्साहित होकर अपने कुतुब को चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कुतुब युद्ध में मारा गया। और इस तरह से पुत्र की मृत्यु की सूचना पाकर शेरशाह कन्नौज पहुंचा। कन्नौज यानी विलग्राम का युद्ध। हुमायूं ने शेरशाह का सामना करने के लिए एक सेना एकत्र किया, किंतु उसके सैनिकों में शीघ्र ही अव्यवस्था फैल गई। अब मोहम्मद जमा मिर्जा पुत्र सहित हुमायूं की सेना से निकलकर शत्रु पक्ष की ओर चला गया। अब उसका एक अधिकारी जो था मोहम्मद जमा मिर्जा, वो शत्रुओं की तरफ जा मिला। किसी भी तरह हुमायूं को तीर लग गया। हुमायूं नदी पार कर शेरशाह का युद्ध करना चाहता था, लेकिन नदी पार करते ही वर्षा प्रारंभ हो गई, जिससे हुमायूं तोपखाने का प्रयोग नहीं कर पाया। हुमायूं की कमजोरी का लाभ उठाकर मुगल सैनिकों पर शेरशाह ने 17 मई 1540 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। युद्ध में हुमायूं की हार हो गई। क्यों हार हो गई? क्योंकि उसे वह घायल हो गया था, एक तीर से वह घायल हो गया था और इस तरह से वो किसी भी तरह वहां से निकल के वो सिंध नदी पार करके काबुल की तरफ चला गया, क्योंकि कंधार काबुल की तरफ, और उसमें उसकी मदद की थी एक भिश्ती ने, निजाम नामक एक भिश्ती ने अपने नाव पे बैठाकर उसे पार करा दिया। और इस तरह से वो, क्योंकि शेरशाह जो था उसके पीछे लगा हुआ था, तो उससे बचते बचाते भागते हुए और सिंध नदी पार कर गया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत पर शेरशाह का अधिकार हो गया। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत पर दूसरा अफगान शासक शेरशाह सूरी का अधिकार हुआ और सूरवंश स्थापित हुआ। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुगलों में सूरवंश का घुसपैठ एक घुसपैठिए की तरह आया, 15 साल शासन किया और फिर वो गया और फिर से मुगल वंश स्थापित हुआ। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसका अभी दूसरा पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, बस आप फॉलो करते रहें, क्योंकि एक पार्ट में मैंने सिर्फ गद्दी प्राप्त करने से पहले के उसकी उपलब्धियों का जिक्र किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं गद्दी प्राप्त करने के बाद उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या किया और कहाँ कहाँ साम्राज्य विस्तार किया, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो इस तरह से आप चैनल पर बने रहें। आपके सुझाव की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। आप अपने सुझाव दें कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हिस्ट्री के ऑल टॉपिक्स के लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो नहीं हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।